लेकिन सबको झूठा साबित करते हुए राहुल गांधी लगातार चलते चले गए और प्रदेश दर प्रदेश, जिला दर जिला नापते रहे। और अंततः वो भी दृश्य ध्यान होगा आपके दर्शकों को कि जब वो दिल्ली के पास पहुंचे थे तो अचानक प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सारे मंत्रिमंडल के लोगों ने मास्क लगा लिए थे और ये फैलाने की कोशिश की थी कि कोरोना फिर से फैल रहा है, इसलिए राहुल गांधी को अपनी यात्रा स्थगित कर देना चाहिए, दिल्ली में नहीं घुसना चाहिए। लेकिन वो दिल्ली को पार करते हुए कश्मीर तक गए और कश्मीर में जब बर्फबारी हो रही थी, बारिश हो रही थी, उसमें भी वो उसी तरह से डटकर खड़े थे, तिरंगे लहरा रहे थे। तब उनको कहा गया था कश्मीर के आपके ऊपर बम फेंक दिया जाएगा और राहुल गांधी ने कहा था कोई बात नहीं, मेरी सफेद कमीज लाल कर दो, मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन मैं तो जाऊंगा। और तिरंगों के बीच में राहुल गांधी ने कश्मीर में अपने यात्रा का समापन किया था। राहुल गांधी पिछले कुछ वक्त से लगातार सीधा बीजेपी पर नहीं, मैं ये कहूंगी कि सीधा मोदी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे अटैक कर रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से अगर आप नोटिस करेंगे सोशल मीडिया पर जो वीडियोस आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जब से एप्स्टीन फाइल जैसी बात सामने निकल कर आई है, ये नाम जिस तरह से चर्चाओं में आने लगे हैं मोदी जी के मंत्री के भी, तो उसके बाद से अपोजिशन एक अलग तरह के अटैक में चल रहा है। मतलब जो स्पोक्स पर्सन है उनकी बात कर लीजिए, राहुल गांधी खुद सदन में, पार्लियामेंट में सेशन के दौरान वो सीधा, जब स्पीकर उन्हें रोक रहे होते हैं उस वक्त भी वो सीधे ये बोल देते हैं कि एप्स्टीन फाइल पर बताइए, अडानी के बारे में आपने जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा है राहुल गांधी बहुत फोकस्ड होकर इस चीज को लेकर चल रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार क्या कर रही है, यानी कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, जिसमें अगर हम बात करें अमित शाह के जो गृह मंत्री हैं, वो कहते हैं कि उनकी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता। इसी वाली लाइन पर वो लगातार चल रहे हैं अभी तक। पिछले 2014 से अगर हम बात करते हैं, ये जो 12 साल का टाइम आप देख लीजिए, इसमें राहुल गांधी को लगातार डाउन करने वाला जो शस्त्र है बीजेपी के पास, वो ये है कि उन्हें समझ नहीं है। क्या वाकई में समझ नहीं है? यानी राहुल गांधी जितने गंभीर आरोप नेता प्रतिपक्ष हैं वो इस वक्त देश में सदन में, अगर वो जितने भी आरोप लगा रहे हैं, क्या उन आरोपों के सामने यही एक दलील बचती है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सीपी राय जी जुड़ रहे हैं और उन्हीं से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सर बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो जनता नाप तोल के करती है। राहुल गांधी नॉन सीरियस हैं, इस बात को जनता ने 2014 में बहुत टेकअप कर लिया था, समझ लिया था कि हाँ भाई नॉन सीरियस हैं, पप्पू शब्द बना दिया गया था। लेकिन अब राहुल गांधी एक एक करके कई चीजों पर बहुत सारी चेतावनी देते रहे और वक्त आने पर उन्होंने ये भी कहा, देखो मैंने कहा था आपको और ये देखिए हो गया और आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे थे। इस तरह की कई चेतावनी, भविष्यवाणियां वो करने लगे हैं। लेकिन वहीं उनकी उन बातों को कन्फ्रंट करने के लिए, उसका जवाब देने के लिए तमाम विपक्ष, निशिकांत दुबे से लेकर के उनके बड़े नेता अमित शाह तक, सबके सब, कंगना रनौत को देखिए किस तरह से, मतलब कुल मिला करके वो तो बेवकूफी बोल देती हैं, इस तरह से बात बोल देती हैं, नेता प्रतिपक्ष के बारे में ऐसे बोल देती हैं। यहाँ पर जबान का एक सांसद का मतलब समझ में नहीं आता क्या परिस्थिति है। खैर पॉइंट ये है कि ये किस तरह की वॉर है, ये किस तरह की सिचुएशन चल रही है इस वक्त? विनीता, दरअसल आरएसएस और भाजपा दोनों बड़े ही हल्के संगठन हैं, दोनों में कभी गंभीरता नहीं रही और आज़ादी की लड़ाई से लेकर के दोनों ने कभी कभी गंभीर बात नहीं की। ना आज़ादी की लड़ाई में की, उसमें पीठ पे छुरा भोंका, मुखबिरी की, स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़वाया। उस आज़ादी की लड़ाई के खिलाफ इनके सबसे बड़े नेता ने कहा उसे क्रश कर देना चाहिए। 1942 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, गोलवलकर ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस की सेना में भर्ती होने के बजाय अंग्रेजों की सेना में भर्ती होना चाहिए, और तरह तरह की बातें इन लोगों ने किया। लगातार इनका इतिहास पूरा हल्केपन से भरा हुआ है। अफवाहें उड़ाना, झूठ बोलना, चारित्रिक हनन करना, महात्मा गांधी जैसे महान आदमी तक को नहीं छोड़ा इन्होंने। इसी सब से इनका लगातार काम चल रहा है। दुर्भाग्य से देश की जनता बह गई कुछ मामलों में, और विनोद राय से लेकर के और श्री 420 और रामदेव तक सबने एक ऐसा माहौल बनाया कि इनको सरकार बनाने का मौका मिल गया। और उसके बाद फिर उन्होंने तमाम हथकंडे अपना लिए और कुछ तकनीकी ढूंढ ली जिससे चुनाव परिणामों को बदल देते हैं। तो फिलहाल ये सरकार में है, लेकिन चूंकि इनमें गंभीरता नहीं है, इनमें समझ नहीं है, इनमें पढ़ाई लिखाई का अभाव है, ज्ञान का अभाव है, तो ये हमेशा हल्की बातें करते हैं
और वो हल्की बातें लगातार सन 47 से करते चले आ रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह जरूर ऐसे लोग थे इनकी पार्टी में, जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू इत्यादि से सीखा था, इंदिरा गांधी से सीखा था, तो कम से कम उन्होंने कुछ हद तक इस पार्टी को हल्केपन से बचाए रखा था, इसलिए उनका नाम मान सम्मान से, इज्जत से लिया जाता है। अब आप ये सोच लीजिए कि राहुल गांधी, जिसके बारे में इन्होंने पप्पू को सिद्ध करने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी अचानक पहुंच गया कन्याकुमारी के समुद्र के किनारे और वहां से एक टी शर्ट पहन करके, एक पैंट पहन करके साधारण सा, और निकल पड़ा 4000 किलोमीटर की यात्रा पर। तब भी इन्होंने कहा था कि यात्रा पूरी नहीं करेंगे, बीच में छोड़कर भाग जाएंगे, ये बड़े घर के बैठे हैं, ये क्या चलेंगे, इत्यादि इत्यादि तरह तरह की बातें किया था। ये भी कहा था कि ये गाड़ियों से चलेंगे, पैदल कहीं कहीं चलेंगे, पूरा रास्ता पैदल नहीं चलेंगे। लेकिन सबको झूठा साबित करते हुए राहुल गांधी लगातार चलते चले गए और प्रदेश दर प्रदेश, जिला दर जिला नापते रहे। और अंततः वो भी दृश्य ध्यान होगा आपके दर्शकों को कि जब वो दिल्ली के पास पहुंचे थे तो अचानक प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सारे मंत्रिमंडल के लोगों ने मास्क लगा लिए थे और ये फैलाने की कोशिश की थी कि कोरोना फिर से फैल रहा है, इसलिए राहुल गांधी को अपनी यात्रा स्थगित कर देना चाहिए, दिल्ली में नहीं घुसना चाहिए। लेकिन वो दिल्ली को पार करते हुए कश्मीर तक गए और कश्मीर में जब बर्फबारी हो रही थी, बारिश हो रही थी, उसमें भी वो उसी तरह से डटकर खड़े थे, तिरंगे लहरा रहे थे। तब उनको कहा गया था कश्मीर के आपके ऊपर बम फेंक दिया जाएगा और राहुल गांधी ने कहा था कोई बात नहीं, मेरी सफेद कमीज लाल कर दो, मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन मैं तो जाऊंगा। और तिरंगों के बीच में राहुल गांधी ने कश्मीर में अपने यात्रा का समापन किया था। उसके बाद इनके मुंह पर ताले लग गए, पप्पू कहने की हिम्मत उसके बाद किसी की नहीं हुई। उसके बाद लगातार आप कई मामले देख लो, कोरोना आया था, राहुल गांधी ने एडवांस में देश की सरकार को और देश को चेताने की कोशिश की थी कि एक बहुत बड़ी आपदा आने वाली है, उसके लिए बचाव करके चलना चाहिए, उसका इंतजाम कर लेना चाहिए। तब भी उनका मजाक उड़ाया गया था और देश को वो आपदा बड़े बुरे पैमाने पर झेलनी पड़ी और करीब 50-60 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जब नोटबंदी हुई तब भी राहुल गांधी ने कहा था कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इसका खामियाजा देश को उठाना पड़ेगा, देश की जनता को उठाना पड़ेगा। और लाइन में लगे हुए 100 से ज्यादा लोग मर गए और उसके बाद उसके खामियाजे को देश ने लंबे स्तर तक भुगता। उन्होंने कहा था कि एमएसएमई का बहुत बड़ा जो कारोबार है वो नष्ट हो जाएगा, वो भी सही साबित हुई और तब से देश की कमर टूटी हुई है रोजगार के मामले में। जीएसटी के मामले में भी राहुल गांधी ने वही कहा, चीन के मामले में राहुल गांधी ने चेताया था, हर चीज पर राहुल गांधी चेताते जा रहे हैं। इस वक्त जो दुनिया के हालात हैं उस पर भी राहुल गांधी लगातार देश को चौकन्ना कर रहे हैं, देश की सरकार को चेताने की कोशिश कर रहे हैं, उसको सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको मान्यता न देने की जिद में कि उनके ज्ञान को, उनके नॉलेज को, उसको मान्यता न मिल जाए, ये न मान लिया जाए कि वो एक बहुत सक्षम नेता है, उनकी जानकारियां बहुत ज्यादा हैं, वो देश के हित के बारे में सोचते हैं, इससे बचने के लिए बार बार उनकी बातों को नकारा जाता है। अब इस हद तक उतर गई है भारतीय जनता पार्टी। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे, कुछ समझदारी की बात करने वाले लोग नहीं होंगे, होंगे कुछ लोग, लेकिन उसके बजाय भारतीय जनता पार्टी निशिकांत दुबे जैसे नितांत हल्के आदमी से, जिसके खुद के चरित्र पर बहुत सारे दाग लगे हुए हैं, जिसके खुद के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिसकी जुबान जब भी खुलती है बहुत गंदी खुलती है और देश की जनता अपने कान बंद कर लेती है। उसके बाद कंगना रनावत, जिसका इतिहास वो महिला है, मैं उसके बारे में इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा कि उनका इतिहास खुद का पूरे देश को और समाज को पता है, उनके बारे में सारे लोग जानते हैं। इस तरह के लोगों को बीजेपी जब राहुल गांधी पर हमला करने के लिए बोलती है तो इससे बीजेपी का अपना स्तर मालूम पड़ता है, बीजेपी की अपनी सोच मालूम पड़ती है, बीजेपी का अपना चिंतन मालूम पड़ता है। सर बड़ा सवाल तो ये भी है ना कि राहुल गांधी पर, सर जब बीजेपी विपक्ष में थी तब वो एक अच्छे विपक्ष का भी रोल निभा रही थी, बहुत तेजी से सवाल करती थी, धरने प्रदर्शन कर देती थी, दुनिया भर की चीजें लोग के जहन में बात बैठ जाती थी। यही स्मृति ईरानी जो मंत्री बन करके, जिन्हें कहते हैं कि जिन्होंने एक मतलब एक लंबे टाइम तक मंत्रालय का सुख भोगा, लेकिन वहीं पर वही स्मृति ईरानी सड़क पर सिलेंडर लेके भी बैठती थी, राजनाथ सिंह भी बैठते थे, तमाम लोग बैठा करते थे। तो यानी कि वो विपक्ष में भी एक लंबी लकीर तो खींचते थे ना इस चीज की। विनीता, वो इसलिए कर पाते थे कि पहले की सरकारें डेमोक्रेटिक सरकारें थी, धरना प्रदर्शन करने की इजाजत थी, यहाँ तक कि संसद के भीतर भी अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी लेकर के चले गए थे कंप्यूटर के खिलाफ। पहले इजाजत थी धरना प्रदर्शन करने की, लोकतांत्रिक पार्टियां थी, सवाल उठाने की इजाजत थी, नेता विरोधी दल को पूरा अधिकार हुआ करता था। धरना नहीं करने देगा तो इससे धरना थोड़ी कम हो जाएगा, आदमी तो धरना करता रहेगा, जिसने जितना रोकना रोकता रहे।
नहीं, धरने नहीं हो पा रहे हैं ना। आप धरने की जो ही कोई सूचना दी जाती है, घर पर पुलिस आ जाती है, एक नोटिस थमा देती है, बाहर दरवाजे पुलिस बैठ जाती है, तो सर घर ये के बाहर निकलने नहीं परसेप्शन आप देती। बोल रहे हैं, ये परसेप्शन और कांग्रेस को जनता तक पहुंचाना चाहिए ना, ये तो ये नहीं पहुंच रहा पहुंचता। है, ये पहुंच रहा है। और धरने के लिए अगर आपने निकलने की हुल्लत करने की कोशिश की, पुलिस से धक्का मुक्की की, तो 5, 7, 8 मुकदमे पुलिस के काम में बाधा डालना, उनके ऊपर हमला करना, इस तरह के मुकदमे लग जाते हैं। आप जुडिशरी में पता लगा लीजिए, लाखों मुकदमों की भरमार हो गई है भारतीय जनता पार्टी की 12 साल की सरकार में, उत्तर प्रदेश की 8 साल की सरकार में लाखों मुकदमों की भरमार हो गई है। ऐसी परिस्थितियों में लोग चाह करके भी धरने और प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। संसद के भीतर जो अधिकार होता है बोलने का, सवाल उठाने का, वो आप लगातार देख रही हैं कि संसद में जब नेता विरोधी दल को ही नहीं बोलने दिया जाता, जिसका विशेषाधिकार होता है, उसका विशेषाधिकार ऐसा होता है कि जब भी नेता विरोधी दल उठ के खड़ा होता है, कोई मंत्री भी बोल रहा होता है तो बैठ जाता है। परंपरा रही है। और सिर्फ नेता विरोधी दल नहीं, बल्कि विपक्ष में बैठे हुए जो सीनियर लोग होते हैं, जिनके कई कई कार्यकाल का, लोकसभा का, राज्यसभा का अनुभव होता है, उनके लिए भी परंपरा रही है कि जब वो उठ करके खड़े होते हैं तो उस वक्त जो भी मंत्री होता है, प्रधानमंत्री बोल रहे होते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। ये परंपरा रही है। लेकिन लोकतंत्र का नाश करने और लोकतंत्र को खत्म करने की कल्पना करके जो पार्टी लगातार 100 साल से जो आरएसएस काम कर रहा है, उन लोगों ने यह तय कर रखा है कि हम लोकतंत्र को चलने नहीं देंगे। और उसका वो परीक्षण कर रहे हैं लोकसभा में कि अगर हम इस तरह से लोगों को रोकते हैं, देखिए जनता में कोई इसकी प्रतिक्रिया होती है या नहीं होती है, कल को हम तानाशाही लादते हैं तो कोई दिक्कत होगी या नहीं होगी। उसके लिए वो पुलिस राज कायम करके और संसद में सबकी जबान बंद करके उसका वो परीक्षण कर रहे हैं। उनके परीक्षण में वो पूरे सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जब वो संसद में किसी की आवाज को बंद करते हैं और वो संसद के बाहर निकलता है तो उसकी चर्चा कहीं ज्यादा हो जाती है। किसी नेता को जब वो घर में नजरबंद कर देते हैं और नजरबंदी का फोटो अगले दिन छपता है, तो उसकी चर्चा ज्यादा हो जाती है कि नेता आखिर किस लिए नजरबंद किया गया, क्या मुद्दा उठाने वाला था। कोई बहुत बड़ी सफलता इनको नहीं मिल रही है। जी विनीता। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।